जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं अरस्तु। और अरस्तु में यहाँ हम टॉपिक कर रहे हैं सिटीजनशिप या उसके नागरिकता पर क्या विचार रहे। अरस्तु ने अपने नागरिकता संबंधी विचार अपने बुक द पॉलिटिक्स में थर्ड पार्ट में प्रस्तुत किए। उसने राज्य को नागरिकों का एक समुदाय कहा। अरस्तु ने अपने नागरिकता संबंधी विचारों को नकारात्मक रूप में प्रारंभ किया। वो ये बताता है नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो स्टार्ट कहां से करेगा कि नागरिक कौन नहीं है। उसने सर्वप्रथम यह बताया कि किस श्रेणी के व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे। अरस्तु ने निवास, वंश, कानूनी अधिकारों को नागरिकता का आधार स्वीकार नहीं किया। आपको पता है कि वर्तमान में निवास, वंश, कानूनी अधिकार इनके आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है, लेकिन अरस्तु ऐसा नहीं बताता। अरस्तु ये कहता है कि कौन व्यक्ति नागरिक होंगे या नहीं होंगे, इसकी चर्चा वो करता है। अरस्तु के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति होता है जो राज्य के न्यायिक कार्यों, प्रशासन के कार्यों और सभा के सदस्यों के रूप में विधि निर्माण के कार्यों में भाग लेता है, अर्थात इन सभी कार्यों को करता है। अगर कोई व्यक्ति इन सभी कार्यों को कर रहा है तो वो नागरिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। अरस्तु की सिटीजनशिप की अवधारणा की प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, उसकी हम बात यहाँ पर आगे करते हैं। फर्स्ट है कि वो लिमिटेड सिटीजनशिप देने के पक्ष में है। अरस्तु राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों को नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। वह केवल उन व्यक्ति को नागरिकता देना चाहता है या उसके समर्थन में है जो उसकी दृष्टि में नागरिक कार्यों को करने में सक्षम हो। उसका कहने का मतलब है कि जो भी लोग स्टेट से रिलेटेड कार्यों को करते हैं, अब उनकी नागरिकता के कार्यों को करने का फर्ज निभाते हैं, कर्तव्यों को निभाते हैं, केवल उन्हें ही नागरिकता दी जानी चाहिए, तो वो लिमिटेड देने के पक्ष में है। दूसरा वो बताता है नागरिकता की जो प्रकृति है वो संविधान की प्रकृति पर निर्भर करती है। वो कैसे निर्भर करती है, क्योंकि पहले भी हम बात कर चुके हैं चैप्टर्स में कि एक तो मोनार्की है, दूसरा एरिस्टोक्रेसी है और तीसरा है डेमोक्रेसी। तो डिपेंड करता है किसी स्टेट में, स्टेट का मतलब वहां देश से है, तो किसी स्टेट में मोनार्की है तो नागरिकता की प्रकृति उस हिसाब से निर्भर करेगी। एरिस्टोक्रेसी में अलग और डेमोक्रेसी में इसके जो क्राइटेरिया होंगे देने के वो अलग अलग होंगे। आगे वो बताता है तीसरा, नागरिकता के लिए योग्यताएं कौन कौन सी होगी। नागरिक होने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति होना आवश्यक है। अरस्तु की इस आधार पर आलोचना भी की जाती है। नागरिक होने के लिए बौद्धिक योग्यताएं, मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, अर्थात उसे सद्गुणी होना चाहिए। जिनकी राज्य के कार्यों में रुचि हो उन्हें ही नागरिक बनाया जाना चाहिए, सभी को नहीं बनाया जाना चाहिए। ये तो ऊपर वो बता रहा है कि नागरिकता के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। अब वो बता रहा है कि सिटीजनशिप के लिए कौन कौन सी अयोग्यताएं हैं, मतलब किन लोगों को नागरिक नहीं बनाया जा सकता। वो बताता है कि दास वर्ग के व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि वो क्या आते हैं, सजीव संपत्ति की श्रेणी में इंक्लूड होते हैं। संपत्ति के उत्पादन से अप्राकृतिक साधनों को अपनाने वाले व्यक्ति भी नागरिक नहीं होते, जैसे कि व्यापारी, सूदखोर जो ब्याज से पैसा कमाते हैं, उनको भी नागरिकता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। लेबर है, कारीगर है, शिल्पी है, इन लोगों को भी नागरिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि वे धन और एजुकेशन इन दोनों से ही हीन होते हैं और उनके पास अवकाश मतलब समय नहीं होता है राज्य से रिलेटेड कोई भी वर्क करने के लिए। ऐसे व्यक्ति भी सिटीजन्स नहीं हो सकते जिनके माँ बाप किसी अन्य राज्य में रहते हो या जिनका जन्म विदेश में हुआ हो, क्योंकि उनकी भक्ति विदेशों के प्रति अधिक होती है।
राज्य से निकाले गए या मताधिकार से वंचित व्यक्ति भी नागरिक नहीं हो सकते। इस प्रकार से अरस्तु बताता है कि कौन कौन से लोग नागरिक नहीं होंगे। आगे वो चर्चा करता है कि राज्य में रहने वाले किसी विदेशी को भी नागरिकता की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे उसे संधि द्वारा न्याय प्राप्त करने का कानूनी अधिकार भी प्रदान कर दिया गया हो। किसी नागरिक की संतान होने से भी उसको नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, मतलब वंश परंपरा से नागरिकता की प्राप्ति नहीं होगी जब तक कि वो नागरिक कार्यों को करने की योग्यता न रखता हो। अरस्तु ये कहते हैं कि मान लो पेरेंट्स को तो नागरिकता प्राप्त है, लेकिन अगर उनके बच्चे बुद्धिहीन है या उनके पास संपत्ति नहीं है तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जा सकती। स्त्रियों व बच्चों को नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि वे बौद्धिक शक्ति में हीन होते हैं। अरस्तु की इस आधार पर भी बहुत ज्यादा आलोचना की जाती है क्योंकि वो स्त्रियों को भी इक्वल नहीं मानता है पुरुषों के। वृद्धों को भी नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि वे शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो जाते हैं। फिजिकली कमजोर होने के कारण वे देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अरस्तु ये मानकर चलता है कि वृद्धों को, स्त्रियों को, बच्चों को इनको नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। आगे अरस्तु बताते हैं कि अरस्तु की नागरिकता के अवधारणा है वो उन्होंने बता दी है कि क्या क्या है, किन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी, किन्हें नहीं की जाएगी, कौन योग्य होंगे, कौन अयोग्य होंगे। तो अरस्तु की अब आलोचनाओं की हम बात कर रहे हैं क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को क्रिटिसाइज करना जरूरी है। तो सबसे पहले अरस्तु बताता है कि आधुनिक राज्यों में उसका जो ये सिद्धांत है, जो उसकी आलोचना है, उसमें हम बात कर रहे हैं कि आधुनिक राज्यों में अमान्य है। आधुनिक राज्यों में नागरिकता संबंधी उसके जो विचार है वो शासन प्रणाली से मैच नहीं होते क्योंकि वर्तमान में निवास, जन्म इनके आधार पर वयस्क सभी स्त्री पुरुषों को नागरिकता प्राप्त होती है। लेकिन अरस्तु ऐसा नहीं कहता है, वो स्त्रियों को भी नहीं देता, वो वृद्धों को भी नहीं देता, वो निवास के आधार पर नहीं देता, जन्म के आधार पर नहीं देता। इस प्रकार से उसका यह सिद्धांत अमान्य है। दूसरा हम बात करते हैं कि उसके विचार है नागरिकता के, वो अति संकीर्ण दृष्टिकोण है, मतलब उन्होंने बहुत सारे लोगों को नागरिकता प्रदान नहीं की है।